हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स नोबेल एक्सप्लेन में। गाइस, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूं, वहां से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हो। और हाँ, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फैंग युआन ताइबा युंगशेंग के बारे में जितना भी जानकारी इकट्ठा कर लिया था, उससे ये साबित हो गया था कि ताइबा युंगशेंग दिमाग से थोड़ा पैदल है। हाँ, ताकत में वो बहुत है, ताकत उसके पास बहुत है, लेकिन दिमाग में कमी है। और बिना इमोर्टल स्लेवरी गू के बिना भी फैंग युआन ताइबा युंगशेंग को आसानी से अपना गुलाम बना सकता है, जैसे कि बना रखा है। और उधर फैंग झैंग वो क्रेन मैनिपुलेशन टेस्ट देने आया था और सब लोग फैंग झैंग का तारीफ करता था। फिर उसके बाद ही फैंग युआन का तारीफ करने लग जाता था कि भाई ये तो फैंग युआन का भाई है, जिससे फैंग झैंग बहुत ही गुस्से में आ जाता था। यही था पिछले एपिसोड। अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं 657 का। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो शुरू करते हैं। विजडम लाइट ने गुफा की दीवारों को खूबसूरत लाइट से रंग दिया था। फैंग युआन चुपचाप वहीं काफी देर तक खड़ा रहा। फिर उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे विजडम लाइट के घेरे से बाहर निकल आया। उसके दिमाग में मौजूद विल्स लगभग पूरी तरह खत्म हो चुके थे। मॉर्टल जू केवल सीमित विल्स पैदा कर सकते हैं, वे विजडम पाथ के इमॉर्टल जू की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अपने भीतर झांकते हुए फैंग युआन ने सोचा, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की प्लानिंग का जो डिडक्शन मैंने किया वो इसलिए असफल नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास विल्स कम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास क्लूज ही पर्याप्त नहीं थे। इन दिनों वो कई बार विजडम लाइट के घेरे में गया था और अपने अनुभवों का सार निकाल चुका था। विजडम गू नेचुरल इंस्पिरेशन से अलग था। विजडम गू जो विजडम लाइट छोड़ता था वो गू मास्टर को अनगिनत इंसाइट्स दे सकता था, लेकिन विचारों और डिडक्शंस का परिणाम जू मास्टर की नींव और उसके इकट्ठा किए गए क्लूज पर आधारित होता था। फैंग युआन ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के खिलाफ इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की साजिश का डिडक्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि उसके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं था। संक्षेप में कहें तो गू मास्टर की नींव जितनी गहरी होगी और उसने जितने अधिक एविडेंस इकट्ठा किए होंगे, डिडक्शन का परिणाम उतना ही सटीक होगा। बेशक जब एविडेंस ज्यादा होंगे तो आइडिया करने वाले एलिमेंट भी ज्यादा होंगे। ऐसे में थॉट्स और विल्स की खपत भी कहीं अधिक होगी। खासकर जब इमॉर्टल ग्यू रेसिपीज का डिडक्शन किया जाता था, तब विचार करने वाले कारक इतने अधिक होते थे कि विल्स की खपत बेहद विशाल हो जाती थी। जहां तक नेचुरल इंस्पिरेशन की बात थी, वो एक अनमोल अनुभव था जो किसी गू मास्टर को गू इमॉर्टल बनने के समय मिलता है। उस प्रोसेस के दौरान गू मास्टर हेवेंस और अर्थ से सवाल करता है और हेवेंस तथा अर्थ सीधे उसे सोल्यूशन दे देते थे। उसमें ज्यू मास्टर को स्वयं सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। धरती के एक कठिन गणितीय क्वेश्चन का उदाहरण लें। मान लो किसी मल्टीवेरिएट इक्वेशन को सॉल्व करना हो। असंख्य यदि गू मास्टर विजडम गू का उपयोग करता तो उसके थॉट्स बहुत तेजी से खर्च होते। साथ ही उसे असंख्य इंसाइट्स प्राप्त होते, जिससे सॉल्यूशन तक पहुंचने के कई रास्ते सामने आते। उनमें से कुछ रास्ते डेड एंड साबित होते, कुछ गलत परिणाम देते और केवल कुछ ही सही रास्ते होते जो सही सॉल्यूशन तक पहुंचाते। जबकि नेचुरल इंस्पिरेशन ऐसा था जैसे किसी को सीधे सही सॉल्यूशन दे दिया जाए। गू मास्टर को सही आंसर मिल जाता था, लेकिन उसे यह भी जानना पड़ता था कि उस आंसर का उपयोग कैसे करना है। इसीलिए नेचुरल इंस्पिरेशन के दौरान जू मास्टर को बहुत गहरे सवाल नहीं पूछने चाहिए। फैंग युआन ने सीधे इटर्नल लाइफ के बारे में नहीं पूछा था। संभव है कि हेवेंस और अर्थ उसे आंसर दे भी देते, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। ये वैसा ही था जैसे कोई बच्चा जिसने अभी तक गणित नहीं सीखी हो, उसे एक लिनियर इक्वेशन दिखा दी जाए। स्वाभाविक रूप से वो उसके आंसर को नहीं समझ पाएगा। उस आंसर को समझने के लिए बच्चे को पहले नंबर्स, अननोन वेरिएबल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जैसी चीजें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन ये तो केवल नींव की भी नींव थी। गू मास्टर्स के लिए भी यही बात लागू होती थी। यदि उन्हें अत्यधिक गहरे सवालों के आंसर मिल भी जाएं, तो वे उन्हें समझ नहीं सकते हैं और न ही उनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वे नेचुरल इंस्पिरेशन के दौरान उस कठिन प्रश्न के हर पहलू के बारे में पूछते और धीरे धीरे उसकी बुनियाद समझ लेते, तब भी उसमें बहुत अधिक समय लगता। इसके अलावा इंफॉर्मेशन की मात्रा भी इतनी विशाल होती कि उनका दिमाग उसे सहन नहीं कर पाता। इस प्रकार नेचुरल इंस्पिरेशन का सबसे अच्छा उपयोग यही था कि व्यक्ति अपनी मौजूदा नींव के अनुसार प्रश्न पूछे, फिर उस नींव को मजबूत करे और एक एक कदम आगे बढ़ता जाए। लेकिन विजडम पाथ में एक ऐसा इमॉर्टल जू भी है जो ग्यू इमॉर्टल को सीधे आंसर प्राप्त करने की अनुमति देता है। वो है हेवनली सीक्रेट गू। गू मास्टर्स को न तो अपने थॉट्स टकराने की जरूरत होती है और न ही डिडक्शन करने की। जब तक वे उस हेवनली सीक्रेट की डोर को पकड़ लेते, वे सीधे आंसर प्राप्त कर लेते। इतिहास के रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि इस गू को पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। उनके पास रैंक 8 हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया और तब से आज तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। फैंग युआन को अचानक हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू की याद आ गई।
हर ग्यू वर्म की केवल एक एबिलिटी होती थी और रैंक 9 विजडम जू भी इसका अपवाद नहीं था। जीयू का रैंक जितना ऊंचा होता उसकी एबिलिटी उतनी ही शक्तिशाली होती। यदि विजडम जीयू को वास्तव में एक्टिवेट किया जाता तो उसका प्रभाव डेफिनेटली बेहद भयावह होता। लेकिन चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू के प्रभाव की नकल नहीं कर सकता था। ऐसी रूमर थी कि पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल वो रैंक 9 गू मास्टर थे जो हेवनली फेट को सबसे करीब से महसूस और समझ सकते थे। उन्होंने हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल ज्यू को हेवंस और अर्थ के साथ बातचीत करने के लिए बनाया था और साथ ही एक बार फिर नेचुरल इंस्पिरेशन का अनुभव करने के लिए भी। अगर मेरे पास हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल ग्यू होता तो वो विजडम ग्यू के साथ अद्भुत तरीके से मिल जाता। लेकिन अगर कोई दूसरा हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल ग्यू का इस्तेमाल करके मेरी जांच करता तो मेरे सारे सीक्रेट शायद उजागर हो जाते। हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू मास्टर्स को सीधे हेवंस और अर्थ से प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। इस दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं थी जिसके बारे में हेवंस और अर्थ को जानकारी ना हो। जैसा कि कहावत है, तुम और मैं छोड़कर केवल हेवंस और अर्थ ही जानते हैं। जहां तक दूसरे विजडम पाथ गू वर्म्स का सवाल था, फैंग युआन को फिलहाल उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एसिमिलेशन की विंड वेल ने सब कुछ निगल लिया था और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में फांग युआन द्वारा किए गए सभी क्राइम्स के निशान पूरी तरह साफ कर दिए थे। हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल ग्यू के बिना विजडम पाथ के ग्यू मास्टर्स को सामान्य तरीकों से डिडक्शन करना पड़ता है, यानी जितना संभव हो सके उतने एविडेंस और क्लूज इकट्ठा करना। वे इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड से कोई महत्वपूर्ण क्लू हासिल नहीं कर पाए थे और केवल इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट से ही जांच शुरू कर सकते थे। इस आधार पर फांग युआन की असली पहचान का डिडक्शन करना असंभव नहीं था, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम थी और उसमें काफी लंबा समय लगता। नॉर्दर्न प्लेन्स जेड पूल ब्लेस्ड लैंड ऊंचाई से देखने पर पूरा ब्लेस्ड लैंड अनगिनत बड़े और छोटे गहरे तालाबों से ढका हुआ था जिनका रंग नीले और हरे का मिक्सचर था। चन्यू क्लैन के गू इमॉर्टल टोंगजू के लीडरशिप में नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ के लगभग 10 गू इमॉर्टल्स धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहे थे। ये जेड पूल ब्लेस्ड लैंड सचमुच यूनिक और ताजगी से भरा हुआ है। ये अनगिनत जेड पूल्स आसमान के तारों की तरह दिखाई देते हैं। इनकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। एक महिला जू इमॉर्टल आसमान में चलते हुए प्रशंसा से बोली। उसके 20 से 30 फीट लंबे बाल पीछे लहरा रहे थे और बेहद आकर्षक लग रहे थे। इन सभी जेड पूल्स में अलग अलग प्रकार का पानी है जिनमें असंख्य जलीय जीव पाले जाते हैं। डोंगफैंग क्लैन के फिश ग्रुप्स और वाटर प्लांट्स तो लंबे समय से ट्रेजर येलो हेवन में फेमस हैं। एक पुरुष ग्यू इमॉर्टल ने अपने माथे पर मौजूद तीसरी सीधी आंख खोली और चमकती हुई नजरों से जेड पूल्स की ओर देखा। लॉर्ड मिरोंग चिंगसी और लॉर्ड गुआन शेनजाओ कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। हमारे क्लैन का जेड पूल ब्लेस्ड लैंड अभी केवल 6000 वर्षों से थोड़ा अधिक समय से विकसित किया गया है। इसके तुलना में मिरोंग क्लैन के यिन यांग ब्लेस्ड लैंड की बराबरी नहीं कर सकते। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये अभी भी गुआन क्लैन के शिहुआंग ब्लेस्ड लैंड से पीछे है। उनकी मेजबानी कर रहे गू इमॉर्टल डोंगफांग यीकोंग मुस्कुराते हुए बोले और विनम्रता से अपने क्लैन की विशेषताओं का परिचय दिया। जेड पूल ब्लेस्ड लैंड हुआंग जिन फैमिली के डोंगफैंग क्लैन का हेडक्वार्टर्स था। ये एक सुपर फोर्स था। गू इमॉर्टल्स का समूह धीरे धीरे नीचे उतर आया। अनगिनत जेड पूल्स के बीच यह स्थान देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था। एक जेड पूल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति तालाब के किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था। ये तो अंडरवर्ल्ड ईल्स हैं। गुआन शेन जाओ के माथे की तीसरी आंख ने तालाब के भीतर झांका और साफ पानी के अंदर का दृश्य देखकर वो हैरानी से बोल उठा। बाकी जू इमॉर्टल्स ने ये सुना तो कई लोगों के चेहरे पर भी हल्का आश्चर्य उभर आया। सर डोंगफैंग, हमें मिले हुए 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। मुझे आज भी वो समय याद है जब हम स्नोई माउंटेन पर धावा बोलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। हाय, समय सचमुच बहुत तेजी से गुजर जाता है। सब लोग वहीं रुक गए जबकि सबसे ऊंची कल्टीवेशन लेवल वाले गू इमॉर्टल टोंगजू ने अभिवादन किया। लॉर्ड टोंगजू, आप अभी भी पहले की तरह ही शानदार दिखाई देते हैं। जबकि ये बूढ़ा आदमी तो कब्र में पैर लटकाए बैठा है। मैं आपकी तुलना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मछली पकड़ रहा वो बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ। वह था नॉर्दर्न प्लेन्स का नंबर 1 विजडम पाथ गू इमॉर्टल डोंगफांग चांगफैन। डोंगफैंग यीकोंग चांगफैन के पास आकर खड़ा हो गया। तब चांगफैन ने आगे कहा, हमारा डोंगफैंग क्लैन आप सभी की उपस्थिति से सम्मानित महसूस कर रहा है। मेरे इस साधारण निवास में आप सभी का स्वागत कर पाना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। सभी लोग कृपया अंदर आइए। डोंगफैंग चांगफैन सभी लोगों को लेकर झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी का अंदरूनी हिस्सा काफी विशाल था। अंदर एक खुला चौक था और उसके साथ कई हॉल भी मौजूद थे। उस चौक में 16 पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। वे देखने में ऐसे लग रही थी मानो किसी विशेष ऑर्डर में रखी गई हों, लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा था कि उन्हें रैंडम तरीके से रखा गया है क्योंकि हर मूर्ति के बीच की दूरी अलग अलग थी।
उस मूर्तियों के चेहरे के भाव बेहद जटिल थे, मानो उनमें कोई रहस्यमय कॉस्मिक पैटर्न छिपा हो। क्या ये डोंग फैंग क्लैन का रैंक 6 इमॉर्टल गू हाउस मॉडेस्ट थैच्ड हट है? सचमुच अद्भुत है, एक जू इमॉर्टल ने सीधे प्रशंसा की। डोंग फांग चांग फैन सबको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन हॉल में पहुंचा और सभी को बैठने का संकेत दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स, जो अलग अलग पावर्स का रिप्रेजेंटेशन करते थे, आज एक ही छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। डोंग फैंग चांग फैन मुख्य आसन पर बैठ गया और सबकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। इस बार मैंने आप सभी को व्यक्तिगत रूप से यहाँ एक ट्रांजैक्शन के लिए आमंत्रित किया हूँ। गुआन शेनजाओ और बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने भी पहले बोलने की पहल नहीं की। अंत में फिर वही टोंगजू बोला। सर डोंग फैंग ने कई दशक पहले ही दूसरों के लिए डिडक्शन करना बंद कर दिया था, लेकिन आपके लेटर में लिखा था कि आप इस बार हमारे लिए अपवाद बना रहे हैं और ट्रू यांग बिल्डिंग के डिस्ट्रक्शन के असली कल्प्रिट का डिडक्शन करेंगे, या शायद अन्य मामलों का भी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस ट्रांजैक्शन के बदले हम आपको क्या भुगतान करेंगे। डोंग फैंग चांग फैन कई बार खांसा, फिर उसने लंबी सांस भरते हुए कहा, इस बूढ़े की लाइफ स्पैन अब समाप्ति के करीब पहुंच चुकी है। मुझे पता है कि अब मेरी उम्र बढ़ाने की कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन जाने से पहले कुछ चिंताएं अब भी मेरे दिल में बाकी हैं। एक है क्लैन का भविष्य और दूसरी है मेरे क्लैन के डिसेंडेंट्स। इसीलिए मैं ये ट्रांजैक्शन आप सभी के साथ करना चाहता हूँ। यह बूढ़ा आप सभी क्लैन्स के लिए एक एक बार डिडक्शन करेगा, और मेरी मृत्यु के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप सब मिलकर मेरे डोंग फैंग क्लैन के साथ अलायंस बनाएंगे। अलायंस? कई गू इमॉर्टल्स एक साथ चौंक उठे। हाँ, इस बूढ़े ने अलायंस कॉन्ट्रैक्ट का पर्ची पहले से प्रिपेयर कर लिया है। आप सभी इसे देख सकते हैं। यदि कोई आपत्ति हो तो हम यहीं इसी समय उसमें बदलाव कर सकते हैं। इतना कहकर डोंग फैंग चांग फैन ने 2 ईस्ट विंडो गू निकाला और उन्हें गू इमॉर्टल्स को सौंप दिया। सभी गू इमॉर्टल्स ने बारी बारी से कॉन्ट्रैक्ट को देखा। अलायंस की शर्तें बेहद ढीली थीं। डोंग फैंग चांग फैन ने यह तक नहीं मांगा था कि एलाइज एक दूसरे की मदद करें या एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। उसने केवल एक ही शर्त रखी थी, उसकी मृत्यु के बाद 50 साल तक डोंग फैंग क्लैन की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस अवधि के दौरान कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कोई भी पक्ष डोंग फैंग क्लैन को निशाना नहीं बनाएगा, उसे दबाने की कोशिश नहीं करेगा और न ही उस पर हमला करेगा। गू इमॉर्टल्स के दिलों में तुरंत उत्साह की लहर दौड़ गई। डोंग फैंग चांग फैन इस समय नॉर्दर्न प्लेन्स का नंबर 1 विजडम पाथ गू इमॉर्टल था। उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो ट्रू यांग बिल्डिंग के विनाश के असली कल्प्रिट का डिडक्शन कर सके। गू इमॉर्टल्स की कल्टीवेशन में कौन ऐसा था जिसे कभी कठिन प्रॉब्लम का सामना न करना पड़ता हो, या फिर कौन ऐसा था जिसे इमॉर्टल ज्यू की रेमनेंट रेसिपी मिलकर उसके डिडक्शन की आवश्यकता न पड़ती हो। डोंग फैंग चांग फैन के रहते इन समस्याओं का सोल्यूशन निकलने की संभावना बेहद अधिक थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के बर्बाद होने और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के ढह जाने के बाद असंख्य गू वर्म्स उन फॉर्मलेस फिस्ट्स द्वारा नॉर्दर्न प्लेन्स के विभिन्न क्षेत्रों में बिखेर दिए गए थे। कई स्थानों पर इमॉर्टल ज्यू की ऑरा प्रकट हुई थी। इसके कारण ज्यू इमॉर्टल्स के बीच उन्हें पाने की होड़ मच गई थी। ऐसे महत्वपूर्ण समय में यदि डोंग फैंग चांग फैन किसी इमॉर्टल ज्यू की लोकेशन का डिडक्शन कर देता तो उसे प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक हो जाती। सभी लोग अंदर से बेहद एक्साइटेड थे। वे डोंग फैंग चांग फैन की दूरदर्शिता और चतुराई की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। यदि ये सामान्य समय होता तो शायद उसका ये सौदा इतना आकर्षक न लगता, लेकिन अभी एक डिडक्शन का मतलब शायद एक इमॉर्टल ज्यू हासिल करना था। इसलिए सभी गू इमॉर्टल्स पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। बहुत अच्छा सर डोंग फैंग, हमारा चान्यू क्लैन आपकी शर्तें स्वीकार करता है। सबसे पहले टोंगजू ने अपनी सहमति दी, उसके बाद हे क्लैन, मिरोंग क्लैन और बाकी सभी क्लैन्स के प्रतिनिधियों ने भी एक एक करके सहमति व्यक्त कर दी। ये सब डोंग फैंग चांग फैन की अपेक्षा के अनुसार ही हुआ था। उसकी मुस्कान और भी चमक उठी। चूंकि ऐसा है, फेरी लीशन कृपया आगे आइए। फेरी लीशन? सभी लोग हैरान रह गए। तभी हॉल के पीछे से एक रैंक 6 महिला जू इमॉर्टल बाहर आई और सबके सामने आकर खड़ी हो गई। फेरी लीशान, आशा है आप अच्छी होंगी, एक गू इमॉर्टल ने अभिवादन किया। दूसरा गू इमॉर्टल हंसते हुए बोला, सर डोंग फैंग ने सचमुच पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने फेरी लीशान को भी इनवाइट कर लिया। लेकिन जेड पूल ब्लेसड लैंड में न तो कोई माउंटेन है और न ही कोई रिवर। ऐसी स्थिति में हम शपथ कैसे लेंगे? अब तक चुप खड़ा डोंग फैंग यीकोंग आगे बढ़ा। वो डोंग फैंग चेंग फैन के बगल से उठकर बोला, सभी लोग कृपया धैर्य रखें और देखते जाइए। इसके बाद उसने अपनी हथेली खोल दी। उसकी हथेली के बीचों बीच रंग बिरंगी लाइट्स तैरने लगी। उस लाइट्स के भीतर एक बेहद छोटी माउंटेन चोटी दिखाई दी। क्या ये मिनिस्क्यूल माउंटेन है? मुरोंग किंग सी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह सबसे पहले पहचान गई थी। उसकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। बिल्कुल सही, डोंग फैंग यीकोंग ने विनम्र मुस्कान दी।
लेकिन उसके भीतर छिपा गर्व बिल्कुल भी छिप नहीं पाया। अगले ही पल सभी गू इमॉर्टल्स के बीच भारी हलचल मच गई। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड 657 का एंड होता है और इस एपिसोड में पहली बार हमें पता चलता है मिनिस्क्यूल माउंटेन के बारे में। पता नहीं चलता, बस जिक्र होता है। पहली बार सबके नजर में आया मिनिस्क्यूल माउंटेन और अभी हॉल में जितने भी लोग हैं सब इस माउंटेन को सामने रखकर शपथ लेंगे। तो गाइस इस एपिसोड में हमें देखने को मिला है फैंग युआन विजडम गू का इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास विजडम गू की कमी है। विजडम बोले तो विल्स की कमी है उसके पास अभी, क्योंकि विल्स बनाने वाली इमॉर्टल गू नहीं है उसके पास। अभी फिलहाल उसके पास मॉर्टल गू है जिससे कि काम बहुत धीमा चल रहा है। और इधर नॉर्दर्न प्लेन्स का नंबर 1 विजडम पाथ गू इमॉर्टल डोंगफांग चांगफांग बहुत ही खतरनाक प्लानिंग की कर रखी है, क्योंकि अभी वो मरने की कगार पर है। वो कभी भी मर सकता है, इसीलिए उसने जितने भी बड़े 10 क्लैन है उन सभी के साथ एक अलायंस बना दिया है कि उसके मरने के बाद कोई भी उसके क्लैन पर, उसके सेक्ट पर हमला नहीं करेगा 50 सालों तक। बदले में वो हर एक के लिए एक एक करके डिडक्शन करके देगा। और सब यार लालच में आ गए, चलो यार ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। और अभी इस टाइम एक डिडक्शन का मतलब है एक इमॉर्टल गो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले फैंग युआन और ताइवा युंगशैंग ट्रूयान 88 बिल्डिंग को नष्ट कर दिया था, जिसके चलते बहुत सारे इमॉर्टल्स गो इधर उधर भाग गए थे, कहीं छुप गए, किसी को कोई इमॉर्टल ने पकड़ लिया। बहुत सारे ज्यादातर मतलब भाग गए, छुप गए वो सारे गो। इसलिए अभी सारे विजडम पाथ के जितने भी गो इमॉर्टल है, जितने भी गो मास्टर है, उन सब की मदद से वो सारे डिडक्शन कर रहे हैं कि भाई कहाँ हो सकता है इमॉर्टल गो, क्योंकि यार गो वर्ल्ड में इमॉर्टल गो ही सबसे पावरफुल चीज है। तो खैर हमें आगे पता लगेगा कि इसके बाद क्या होगा। और हाँ गाइस एक बात है, कल जैसे मैंने अपलोड किया था एपिसोड नंबर 656 को जिस तरह से एडिट करके अपलोड किया हो ना, उसी हिसाब से आज का एपिसोड 657 को भी एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ और धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहूंगा एडिटिंग में। और रही बात आप जैसे कि सोचते हो, कभी कभी तो सोचते होगे भाई है ना, दिन में यार 2-3 वीडियो तो बना ही सकता है, तो बनाता क्यों नहीं। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ, फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। देखो गाइज मैं सोने का काम करता हूँ। सोने का बोले तो वो सोना क्या यार, मैं ज्वेलरी हूँ है ना, मैं सोने का कारीगर हूँ, गलत मत समझो, सोने का कह रहा हूँ, गोल्ड कारीगर हूँ, ठीक है। और मैं गोल्ड में जो कलरिंग होता है ना, मैं वो कलरिंग करता हूँ। और फिर जो डिजाइनिंग होता है, छिलाई कर करके हैंड एनग्रेविंग होता है ना, नाम तो सुना ही होगे, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा है ना। तो अभी नहीं दिखा सकता, किसी दिन दिखाऊंगा, कोई ब्लॉग चैनल बनाऊंगा एक, तो उसमें बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ। देखो गाइज बात यह है, मैं सुबह 9-10 बजे उठता हूँ, फिर रात 1-12-1 बज जाता है, कभी कभी तो 2-3 भी बज जाता है रात, है ना, समझ रहे हो। डेली रात 2-3 बजे तक काम करता हूँ। फिर आप बताओ मेरा नींद कितना होता है और एनर्जी ही नहीं बचती, समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से मैं वीडियो टाइम टू टाइम नहीं बना पाता। खैर यही बात है, चलो अब ज्यादा बकवास ना करते हुए इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।